आपने कभी सोचा है कि जब कोई मूविंग बस अचानक से रुकती है तो हम ऐसे आगे की तरफ धक्का खाते हैं। हमारी कंडीशन जब मूविंग होती है तो ऐसे होती है, लेकिन जब बस पे ब्रेक अप्लाई होती है तो हम ऐसे आगे की तरफ आ जाते हैं। होता है ऐसे ना? क्यों होता है? आप ये भी देखे होंगे, कोई कराटे वाला व्यक्ति है वो पूरी पूरी ईंट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसके पीछे क्या है? फिजिक्स है। आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉज को। इनके पीछे छिपा है फिजिक्स का बहुत बड़ा राज, न्यूटन लॉज। आज हम इस वीडियो में इनको रटेंगे नहीं, बल्कि इनको हम फील करने वाले हैं। इनके लॉज जो भी हैं उनको हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि हम उनको आज इस वीडियो में बिल्कुल फील करने वाले हैं। न्यूमेरिकल से आपको डर लगता है? न्यूटन के सारे लॉज मिक्स हो जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं? डरिए मत, मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारे न्यूमेरिकल्स आपको आने वाले हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर को ऐसा बताने वाला हूँ कि दोबारा कभी आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर का हमारा जो पहला पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स। आइए देखते हैं फोर्स क्या होता है। ए फोर्स इज़ अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज़ को आप धक्का देते हैं या किसी चीज़ को आप खींचते हैं, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। किसी चीज़ को जब आप पुश या पुल करते हैं तो आप अपनी तरफ से एक फोर्स को लगाते हैं। वही वो क्या होता है, वही होता है, क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल कोई एक्सटर्नल काम करता है, उसी को फोर्स कहते हैं। अभी क्या क्या हो सकता है इससे? विच कैन बी, जो कर सकता है क्या? चेंज इट्स शेप। आप रबड़ की बॉल लेंगे, उसको आप जब प्रेशर ऐसे लगाएंगे, फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वह शेप चेंज होगा। या कोई राड है, उसको आप ऐसे फोर्सली क्या कर सकते हैं, जब आप बेंड करेंगे तो शेप उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज इट्स स्पीड, अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ चल रही है और कोई अदर एक्सटर्नल कोई अगर धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। चेंज इट्स डायरेक्शन, अगर कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में जा रही है और आपने किसी अदर डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर दिया, है ना? आपने किया होगा ऐसा कि साइकिल कोई बच्चा चला रहा है, आपने अलग अदर फोर्स से कोई उसको फोर्स दे दिया, तो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन से वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जिस डायरेक्शन के में आप फोर्स देंगे उस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, वो मूव करने लगता है। स्टार्ट और स्टॉप मोशन, बॉल कोई रन कर रही है तो उसको आप पकड़ लेंगे। जब पकड़ते हैं तो क्या है, आपने मोशन को क्या किया, वो मोशन में है, बॉल क्या है, अभी मोशन में चल रही है, आपने क्या किया, पकड़ लिया उसको। जब पकड़ लिया तो वो किस में हो गई, रेस्ट में हो गई। तो मतलब मोशन क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है या फिर स्टार्ट भी कर सकती है। मोशन को स्टार्ट करेगी या स्टॉप करेगी। एग्जाम्पल में देखेंगे, पुशिंग ए डोर टू ओपन इट, हम दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए ऐसे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मानते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, आराम से खुल जाता, लेकिन बिना लगाए नहीं खुलता ना अपने आप से, थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो वही पुश या पुल, या तो दरवाज़ा खींचेंगे या तो दरवाज़ा को दबाएंगे। पुलिंग सूटकेस, जब आप सूटकेस को उठाते हैं तब भी तो बल लगाते हैं ना, अपना फोर्स को अप्लाई करते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते? किसी सूटकेस को उठाना, किसी ब्रिज को उठाना, कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना, कुछ भी चीज़ होते हैं, है ना? अगला हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी हमने देखा इसको फोर्स में ही, देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। ये क्या कर सकता है, ए फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। एक फोर्स क्या कर सकता है, इन कारणों को दे सकता है। ये प्रभाव कहाँ कहाँ कर सकता है, क्या क्या कर सकता है फोर्स, वो देखेंगे। चेंज इन शेप, हमने देखा है, शेप को चेंज कर सकता है। चेंज इन स्पीड, स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, चीज़ों को जो रेस्ट में है उनको मोशन में, या फिर मोशन में उसको रेस्ट में किया जा सकता है, किसके द्वारा, अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। एग्जाम्पल में देखेंगे, स्ट्रेचिंग या रबर बैंड। एक रबर बैंड है या हेयर बैंड है, चाहे जो भी, उसको आप ऐसे जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका आकार कैसा होता है, हो सकता है कि थोड़ा राउंड कम हो या पूरा पूरा राउंड हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप ऐसे आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा ना ऐसे, तो आप इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है,
चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? उसकी शेप चेंज हो रही है ना। और अप्लाइंग ब्रेक्स टू ए बाइसिकल, जब आप बाइसिकल पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो मोशन में है, आप मोशन में रहते हैं। जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं क्या करते हैं? ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो वो मोशन से किस में चली जाती है? रेस्ट में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो रुक जाती है। आइए देखें अगला पॉइंट, नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या है? टोटल फोर्स, है ना। देखें, द नेट फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंबाइनिंग ऑल फोर्सेस। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्स को ऐड कर दो, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर मान लो 5 लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो पांचों का फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि सबकी पावर क्या होती है? अलग अलग होती है ना। तो फोर्स क्या होगा? सब पावर के हिसाब से फोर्स को अप्लाई करते हैं। ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा हट्टा कट्टा होगा, बॉडी बिल्डर होगा, तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जो कम होगा वो और कम फोर्स लगाएगा। तो सबको ऐड करने के बाद देखा जाता है, वही क्या होता है? नेट फोर्स होता है। देखें, नेट फोर्स अगर जीरो है तो नो चेंज इन मोशन है। नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है तो मोशन क्या होएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ एक ग्राफ में समझें, हमने दिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इधर से 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, और इधर से लग रहा है F3 और F4, है ना। इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है। अब यहाँ ध्यान दें कि इधर से जो फोर्स लग रहा है वो मान लो 5 न्यूटन का ये और 5 न्यूटन का ये लगा रहा है। इधर भी 5 न्यूटन का ये और 5 न्यूटन का इधर। तो मतलब इन दोनों को मिला के कितना बन गया? 10 न्यूटन का। इधर मिला के 10 न्यूटन का हो गया। जबकि फोर्स 2 लग रहे हैं, 5 का ये लगा रहा है, 5 का ये लगा रहा है। दोनों को इधर जोड़ देंगे और उधर को उधर जोड़ेंगे। अब ध्यान दें, जब 10 का इधर लग रहा है, 10 का इधर लग रहा है, 10 का उधर से लग रहा है, तो मतलब जब सेम फोर्स दोनों साइड से अप्लाई हो रहा है। आप ऑब्जर्वेशन करिए इस चीज़ को। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे दोनों साइड से, इस पे दोनों साइड से जब सेम फोर्स अप्लाई होगा तो क्या ये मूवमेंट में आएगी? बताएं, मूवमेंट में आएगी? नहीं आएगी। अगर इधर से दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे सेम अगर आएंगे, सेम फोर्स का रहेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि अगर वो जीरो हो जाता है, मतलब कि ये नेट फोर्स दोनों क्या हो रहे हैं? इक्वल हो जा रहे हैं। नहीं, 10 इधर से 10 इधर से, मतलब जीरो है ना, इक्वल हो जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? नो चेंज इन मोशन। तो इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं आएगा। अब कंडीशन समझें, अगर यहाँ 5 5 का लग रहा है, इधर एक 5 है और यहाँ पे एक 10 हो जा रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। 15 बनेगा कि नहीं बनेगा? बताएं, 15 बन जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान दें, ये 10 का है तो ये 15 का है। इधर मतलब इधर वाला ज़्यादा मोटा है, इधर वाला ज़्यादा मोटा है ना, इधर वाला कम है। तो अब आप ये समझेंगे कि जब ये इधर का कम है, इधर का ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ? इस साइड डिस्प्लेस होगी जब ये फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इसका कम है। तो ये होते हुए भी नहीं उस चीज़ को अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन तब भी डिस्प्लेस इस साइड होगा क्योंकि इसका फोर्स ज़्यादा है। तो जब ये नेट फोर्स क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा। यही कह रहा है, जब वो जीरो नहीं होगा मतलब ज़्यादा हो रहा है। जब वो ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा? मोशन चेंज हो जाएगा। मोशन मतलब वो रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट अभी रेस्टिंग कंडीशन में है। अब जब ये फोर्स ज़्यादा हो गया तो किस साइड डिस्प्लेस होगा? इस साइड डिस्प्लेस होगा। हाँ, जब ये साइड डिस्प्लेस होगा तो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस फोर्स क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है ना, चीज़ें क्या है? बैलेंस में है। जब बैलेंस होगा तो वो मोशन में क्या होगा? नो चेंज होगा। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उनका जो लगाने का तरीका होगा, इधर से भी, इधर से भी, या किसी भी साइड से, वो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? मैग्नीट्यूड क्या होगा उनका? दोनों का सेम ही होगा। एंड अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। दे डू नॉट चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा था ना फिगर के बारे में, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है ना। तो वो सेम लग रहा है, उसको देखेंगे। ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल, एक ये टेबल है, इस पर एक बुक रखी गई है। इधर क्या प्लेस है? एक बुक इधर रखी गई है। अब ध्यान दें, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर में ऊपर की तरफ से, ध्यान दें, जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो एक नॉर्मल फोर्स है ना।
वो एक नॉर्मल फोर्स है। अब जो ये नीचे काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है? ग्रेविटी नहीं काम कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है ना। जो नॉर्मल फोर्स है वो और ये क्या है, दोनों बैलेंस में है, तो चीज़ें क्या है यहाँ पे, रेस्ट में है, जब दोनों इक्वल में है ना। ये दोनों इक्वल में है ना, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर ग्रेविटी लग रही है ना। ग्रेविटी मतलब स्मॉल चीज, जो गुरुत्वाकर्षण लग रही है वो ग्रेविटी कहते हैं। नॉर्मल मतलब एटमॉस्फेरिक कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक जो है फोर्स लग रहा है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर अनइक्वल फोर्सेस acting on an object and they change the motion of the object। कह रहा है कि अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस मतलब क्या है, जो चीज़ें बैलेंस में नहीं है। जब बैलेंस में नहीं है तो क्या होगा, मूवमेंट में जाएगा। एक साइड से हमने देखा था डायग्राम से, जब वो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो के बराबर नहीं होता, एक कम एक ज़्यादा हो जाता है। हमने देखा ना डायग्राम से, वही चीज़ है, एक से कम लग रहा है, एक से ज़्यादा लग रहा है, तो वही चीज़ कह रहा है ये। पुशिंग ए बॉक्स ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे जब आप ऐसे बॉक्स को पुश करेंगे, कोई बॉक्स रखा गया, ऐसे धक्का लगाते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, या अपने घर पे देखे होंगे, किसी से धक्का लगा रहे हैं तो पीछे से तो थोड़ा सा प्रेशर लेके एक जो है फोर्स लगा अप्लाई कर रहे हैं, तो चीज़ क्या है, आगे को खिसकते हैं, किस पे, फ्लोर पे। अब ध्यान दें, इधर जो नीचे है, नीचे जो फ्लोर का पार्ट है वो क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? ध्यान दें यहाँ पे, फ्रिक्शन लगेगा। वो क्या होगा, जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा अप्लाई कर रहा है इसको रोकने के लिए, वो आपके फोर्स से, जो आपका फोर्स होगा, ये आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा है, आपका फोर्स ज़्यादा हो रहा है, किससे? फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जब फ्रिक्शन की मात्रा कम हो जा रही है, तब चीज़ क्या हो रही है, स्लाइड होती चली जाएगी, कहाँ पे, आपके फ्लोर पे, है ना। वही कह रहा है, जो फोर्स लग रहा है, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, चीज़ इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, लेकिन जो फोर्स, ये फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है इधर पे, जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ध्यान देंगे इस चीज़ को, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। क्या है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यूअस टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कह रहा है कि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। ये नहीं बोलेंगे कि जब तक कि उस पर फोर्स ना अप्लाई किया हो। फोर्स का मतलब कौन सा फोर्स? अगर बैलेंस आप अप्लाई करेंगे तो चेंज कहाँ हो रहा है, बैलेंस का मतलब जीरो। अगर बैलेंस फोर्स हो रहा है तो वो जीरो हो जा रहा है, अनबैलेंस बोलना है। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो चीज़ जब रेस्ट में है तो मोशन में हो जाएगी, और मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्रिकेट, क्रिकेट आप खेलते हैं, जब बैट्समैन बॉल को किक करता है, मारता है, बॉल आपके पास आती है तो वो किस में आ रही है, मोशन में आ रही है। आप क्या करते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। मतलब जब आप होल्ड कर लेते हैं तो अनबैलेंस लगा रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, आपने उसको होल्ड कर लिया, होल्ड करने वो किस में हो गई, रेस्ट में हो गई। मतलब वो क्या कर दिया, एक बाहरी से कुछ लगा उस चीज़ को चेंज करने के लिए। और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, है ना, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी उस पर ना लगे। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है कि चीज़ों को विरोध करना। अगर रेस्ट में है तो उसका विरोध कर रहा है, वो मोशन में नहीं जाना चाहता है, मोशन में है तो वो रुकना नहीं चाहता है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व। जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती है उसकी इनर्शिया उतनी हैवियर होती है ना। जो चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती है उसकी इनर्शिया उतनी ज़्यादा भारी होती है, इनर्शिया उसकी उतनी ज़्यादा, उसकी इनर्शिया उतनी ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स, एनी चेंज, रेजिस्ट मतलब रोकना, विरोध करना, किसका, एनी चेंज, किसी प्रकार के चेंज को, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है, ए बॉडी एट रेस्ट रेजिस्ट मोशन। कह रहा है कि मोशन का विरोध करेगा, जब वो रेस्ट में है तो मोशन में नहीं जाना चाहेगा, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। एग्जाम्पल में क्या है, डस्ट फॉल्स ऑफ व्हेन ए कारपेट इज बीटन। आपने देखा होगा, चादर वगैरह हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, चादर वगैरह को,
आपने ये देखा होगा कि हम चादर वगैरह वैसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या होती है, जो डस्ट होते हैं वो निकलती हैं। तो क्या है, डस्ट क्या है, रेस्ट में है। डस्ट रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं जाना चाहती हैं। लेकिन हम जबकि चादर को ऐसे करते हैं, तो हमने क्या दे दिया, चादर को मोशन में कर दिया। तो वो चीज़ डस्ट क्या है, रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में जाना चाहती है, तो वो रेस्ट में रहेगी। हमने जब मोशन दे दिया तो वो नीचे क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। और देखते हैं हम जब बस में बैठे रहते हैं, तो जब बस बस हम ऐसे बैठे हैं आराम से, बस अचानक से चली, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं ऐसे। ऐसे आप बैठे हैं, ऐसे पीछे तरफ जब झटका लगेगा। फील किया है ना आपने इस चीज़ों को, बाइक पे बैठेंगे सडनली जब अचानक में बढ़ेगी तो वो पीछे की ओर आप झुक जाते हैं। तो क्या आप रेस्ट में रहना चाहते हैं, वो मोशन में हो गई, तो वो आपको क्या होगी, धक्का दे देगी। एक कोई छोटा सा पेड़ है, उस पर मैंगोज फैल है, या कोई और अदर भी एप्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल्स हैं मान लीजिए। अब आप जब उस पेड़ को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो जो एप्पल्स उसमें लगे हुए हैं वो रेस्ट में हैं, लेकिन मोशन में कौन है, जो ट्री आप हिला रहे हैं उसको, शेक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आप हिला रहे हैं जोर से, तो हिल कौन रहा है, वो पेड़ आपका हिल रहा है। लेकिन जो आपका एप्पल लगा हुआ है वो क्या है, रेस्ट में है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे ड्रॉप हो जाती है। यही रीजन होते हैं। आ रही समझ में। देखें दूसरा क्या होता है हमारा, जो हमारा दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, ए मूविंग बॉडी रेजिस्ट कमिंग टू रेस्ट। एक मूविंग बॉडी है, वो रेस्ट में जाने की क्या करती है, रोकती है, वो रेस्ट में नहीं जाना चाहेगी। पैसेंजर्स फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस स्टॉप सडनली, है ना। बस अचानक में चल रही है बस एकदम जोर से, आप उसमें बैठे हैं, आप भी क्या है, मोशन में हैं। आप मोशन में हैं उस टाइम पे, बस भी मोशन में है, आप भी मोशन में हैं। अब आप क्या है, आराम से बैठे हुए हैं। जब ब्रेक लगेगी आप आगे की तरफ आ जाएंगे, जबकि आप वहीं रहना चाहते हैं, मोशन में रहना चाहते हैं। अब वो क्या कर दी, जब ब्रेक लगी है, ब्रेक लगी तो आप मोशन में हैं, मोशन में रहना चाहते हैं, लेकिन जब ब्रेक लगी तो आप किस में आ गए, आप आगे हो जाएंगे ऐसे, है ना। और जो हमारे फैन चलते हैं, देखा है आपने, फैन चलते हैं वो राउंडिंग, फैन ब्लेड्स वो चलती रहती हैं, वो मोशन में रहना चाहती हैं। कब तक, जब तक कि उसको ऊपर रोकना नहीं चाहेंगे, उसको रोकेंगे तब रुकेंगे, है ना। ये सारे किसके थे, ये एग्जाम्पल थे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, ए बॉडी रेजिस्ट चेंज इन डायरेक्शन, क्या करता है, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने में क्या करता है, विरोध करता है। वो उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। कैसे, पैसेंजर्स लीन आउटवर्ड व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न। आप किसी कार में बैठे हैं, जब कार ऐसे अचानक में टर्न लेती है, आप किस तरफ जाते हैं, ऐसे बाहर बाहर तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आप ऐसे बैठे हुए हैं, कार ऐसे जा रही है स्पीड में, ऐसे टर्न ली है, अगर टर्न वो लेफ्ट पे रही है तो आप राइट पे जाएंगे, अगर वो टर्न राइट पे ले रही है तो आप कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे, मतलब अपोजिट में जाएंगे, है ना। होता है कि नहीं होता। वो क्या है, आप डायरेक्शन में इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें नहीं रह पाते, क्या विरोध करते हैं ना उस चीज़ का, इसमें हो जाते हैं इसीलिए। मड गार्ड ऑफ साइकिल, जो साइकिल के ऊपर मेडगार्ड लगी होती है, मोटरसाइकिल मेडगार्ड जिसको कहते हैं ना, कहते हैं ना मीटर गार्ड। अब साइकिल हमारी चल रही है किसमें, कीचड़ में से, कीचड़ में से हमारी साइकिल चल रही है, मिट्टी क्या है, रेस्ट में है, डायरेक्शन में है, मिट्टी हमारी नीचे डायरेक्शन में है। अब वो चल रही है ऐसे ऐसे, तो जो टायर पे चल रहे, चाहे टायर पे जो मड लगेगी वो अगर मीटर गार्ड ना हो तो हमारे कहाँ आएगी, कपड़ों पे आएगी, जबकि हम चाहते नहीं हैं। लेकिन वो क्या हुआ, उसको क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है, डायरेक्शन को रजिस्ट कर रही है, तो क्या करेगी वो, ऊपर आ जाएगी। मीटर गार्ड होता है ना, वो क्या करता है, उस पे आने से क्या कर देता है, हमें हमारे ऊपर आने से क्या कर देता है, बचा देता है ना। और शार्पनिंग नाइफ, आपने देखा होगा कि आते हैं गांव में करने के लिए, या हम जाते हैं कहीं पे धार लगवाने के लिए चाकू वगैरह में, या फिर कैंची वगैरह में, तो एक रोलिंग स्टोन होता है ना, पत्थर होता है, वो रोलिंग करती रहती है ऐसे। मोटर्स करवाते हैं या किसी और से करवाते हैं, हाथ से भी करते हैं। उस पर जब नाइफ को या कैंची को रखा जाता है, तो रखने की जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, रेस्ट में है, हम उसको रेस्ट में ले जाना है। लेकिन जब वो उस चक्कर वाले पे ऐसे पड़ेगी तो वो क्या, मोशन में जाना चाहेगी, उसी के साथ चलना चाहेगी। लेकिन गलती से कभी भी ऐसा होता है हमारे हाथ से छूट जाता है। अब आप ऑब्जर्वेशन करिए, जब आपके हाथ में छूट जाएगा तो वो क्या सोचता है उस टाइम पे, उस टाइम यही सोचेगी, चाहे आपके नाइफ हो, चाहे वो आपका सीजर हो, कैंची हो, या आपका कोई चाकू वगैरह हो, वो सोचेगा कि हम इसके साथ मोशन में जाएं। जब आप छूट जाएगी वो, तो वो उसको मोशन में ले जाएगा, सोचेगा कि हमारे साथ ये भी मोशन में चले। लेकिन कुछ सेकंड तक ये बात रहती है, आगे जाके क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाती है, गिर जाती है, कहाँ नीचे गिर जाएगी। देखा होगा ना आपने। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो रेट होगा बदलने का, किस पे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। एक प्रोपोर्शनल होता है, एक यूनिवर्सली होता है, ठीक है। यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वो उल्टा होता है, प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा होता है। प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उसका स्थान ले लेता है। फोर्स का डायरेक्शन क्या लेता है, स्थान ले लेता है। क्या है, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, चेंज इन मोमेंटम के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम के। और जो टाइम है वो टाइम भी लगेगा ना उसमें। अब चेंज इन मोमेंटम है वो हम क्या जानते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टाइम का टी होता है ना। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दें, एफ प्रोपोर्शनल एम कॉमन है तो क्या आ गया, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। कैसे, हम जानते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और हमें क्या दिखाना है कि जो ये वैल्यू है ये ए के बराबर है, तो वी माइनस ए टी हो जाएगा, टी इधर आ जाएगा, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी इक्वल टू ये आया कि नहीं आया, अब बताएं। तो यहाँ की वैल्यू ए हो सकती है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए और एफ इक्वल टू एम ए, ये आपका हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई ना बात समझ में, कितना सिंपल था, आ रहा है ना मज़ा। ऐसे ही समझना है, एग्जाम्पल से समझना है, चीज़ों को फील करके समझना है, रटना नहीं है। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस पे ही मिलेंगी, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो मास है और उसकी वेलोसिटी है उसका क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होती है मोमेंटम। लिखते हैं पी सी स्मॉल पी इक्वल टू एम इंटू वी। इसको यूनिट होती है, नोट करके रखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। एग्जांपल क्या है, ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हैज़ मोर मोमेंटम देन अ स्लो वन। कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज होगी उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, है ना। क्रिकेट बॉल जब मूविंग में है ज़्यादा, बहुत तेज़ चल रही है, एक स्लो चल रही है, तो जो ज़्यादा तेज़ चलेगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, है ना। फिर क्या है, इसमें दो की पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे। मास मैटर करेगा, स्पीड मैटर करेगा। कैसे, मान लीजिए दो हैवी ट्रक हैं, दोनों मोशन में हैं, दोनों जा रही हैं। अब मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, दोनों सेम स्पीड पे चल रही हैं, दोनों सेम स्पीड पे रन कर रही हैं एक ट्रैक पे। तो जो ज़्यादा हैवियर होगा ना, जो ज़्यादा हैवियर होगा, मास मैटर करता है मोमेंटम में, जो ज़्यादा हैवियर होगा उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखेंगे। मास मैटर करेगा, मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, जो कंपेयर करने पे जो ज़्यादा वेट का होगा, जो ज़्यादा मास का होगा, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उसकी मोमेंटम उतनी ज़्यादा होती है ना। मास अगर बढ़ता जाएगा तो मोमेंटम उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब स्पीड भी मैटर करता है, सेकंड पॉइंट हमारा है, देखेंगे यहाँ पे स्पीड मैटर करता है। मान लीजिए दो आइडेंटिकल कार हैं, दोनों रन कर रही हैं एक ट्रैक पे, तो जो बहुत तेज़ चल रही होगी, दोनों में से कोई ना कोई तेज़ तो चलेगी, जो एक या तो पहली वाली है तो दूसरी वाली। अगर पहली वाली आगे जा रही है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है, अगर दूसरी वाली आगे जा रही है तो इसका मतलब दूसरे वाले का मोमेंटम ज़्यादा है। आ रही ना बात समझ में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के लिए इक्वल रिएक्शन होना, इसको हम कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन। शॉर्ट में याद रखेंगे, एक्शन टू रिएक्शन, ठीक है। एक्शन टू रिएक्शन, जिस तरीके का आपका एक्शन होगा उस तरीके से रिएक्शन आएगा। क्या है, वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो चलने के लिए क्या करते हैं, हम धक्का दे रहे होते हैं, आप नीचे ज़मीन में क्या कर रहे होते हैं, धक्का दे रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हम चलते हैं। तो वो चीज़ क्या कर रहे हैं हम, ज़मीन को हम क्या कहाँ कर रहे हैं, पीछे कोर कर रहे हैं। हम पीछे कोर कर रहे हैं तो हमें क्या कर रही है, आगे कोर कर रही है। हम ज़मीन को पीछे कोर कर रहे हैं, वो हमें क्या कर रही है, आगे कोर कर रही है ना। रॉकेट मोशन, रॉकेट आपने देखा है, रॉकेट है चलती है। अब इधर से जो उसका फायर पॉइंट होता है वो किस साइड होता है, नीचे साइड होता है।
तो वो नीचे लगाता है, लेकिन हमारी रॉकेट क्या करती है, ऊपर की ओर जाती है। जबकि जब फायर किया जाता है तो रॉकेट का जो निकलता है प्रेशर, वो नीचे की ओर जनरेशन, नीचे डायरेक्शन को नीचे की ओर होता है। अब वो नीचे अपोजिट है। अब वो नीचे जब इधर से कर रहा है तो वो नीचे जाएगा, वो नीचे आता है और रॉकेट हमारा ऊपर मूव करता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। गन फायर, जब गन को फायर करते हैं, मान लो हमारी ऐसी गन है, हमने लिया, हमने गन को फायर किया, तो ऐसे झटका देता है, देता है कि नहीं देता। बड़ी वाली गन है तो ऐसे लेंगे तब भी झटका ऐसे देता है, छोटी वाली लिए हैं तब भी हाथ ऐसे पीछे आता है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन टू रिएक्शन होता है। जैसे आप ट्रिगर को पुश करेंगे वैसे क्या करता है, जैसे बुलेट को हिट करेगी वो तुरंत गन पीछे आती है, ये होता है एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, फिर क्या है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, अगर किसी सिस्टम से कोई बाहरी फोर्स नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तब उस टाइम पे टोटल सिस्टम क्या होगा, उस चीज़ का पूरा जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, समझेंगे इसको। क्या है, गन एंड बुलेट। गन एंड बुलेट जब लोडिंग कंडीशन में होती है वो क्या है, रेस्ट में होगी, होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए ये हमारी गन है ना। अब ये हमारी गन है तो इसमें क्या है, ये इधर इसका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे ट्रिगर है। जो बुलेट अब लोड हुई है वो और गन दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दें, बिफोर फायरिंग गन प्लस बुलेट क्या है, रेस्ट पे है, हमने बताया रेस्ट पे है। जैसे आप फायर करेंगे, जैसे आप फायर करते हैं तो जो गन है वो क्या करेगी, बुलेट को रिकॉइल करेगी। गन क्या करेगी, रिकॉइल करेगी। रिकॉइल मतलब फिर से वो भर लेगी दूसरे बुलेट को, और जो बुलेट होगी वो किस में चली जाएगी, मूव करेगी, मूव में जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम तब तक रेस्ट में था जब तक कुछ उस पर अप्लाई नहीं किया गया। हमने ट्रिगर दबाया मतलब कुछ अप्लाई किया, समझ रहे हैं बात को, हमने ट्रिगर को दबाया मतलब अप्लाई किया। नहीं अप्लाई करेंगे वो चीज़ें क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे, दोनों के दोनों। जैसे ही हमने ट्रिगर को दबाया मतलब हमने मोशन दिया उसको, कुछ हमने मोमेंटम में चेंजेस किए, मोशन में चेंजेस किए। जैसे ही हम प्रेस करेंगे वैसे क्या करेगी, गन्स हमारी रिकॉइल कर लेगी बुलेट को, और बुलेट जो उसमें लगी रहेगी वो क्या हो जाएगी, मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन क्या है, सीट बेल्ट प्रोटेक्ट पैसेंजर ड्यू टू इनर्शिया। हमने बताया था इनर्शिया के बारे में, अगर आप सीट बेल्ट लगा के रखेंगे तो इनर्शिया में आगे पीछे होने की संभावना कम रहेगी। बिना विदाउट सीट बेल्ट आप रहेंगे, चीज़ें जब मोशन में जाएंगी तो आप भी इधर उधर हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, आपको चोट लग सकती है। एयरबैग्स रिड्यूस फोर्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट। एयरबैग्स क्या करता है, जो झटके बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में क्या होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा मोशन में हैं, कोई कार बहुत ज़्यादा मोशन में किसी से टकराई, तो वो मोशन क्या है, बहुत ज़्यादा मोशन, बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा फोर्स में टकराएगी। अब वो जो एयर बैग से वो फोर्स क्या कर देती है, जो फोर्स टकराने वाली है उसको क्या कर देगी, कम कर देती है। एयर बैग क्या कर देती है, कम कर देती है। रॉकेट वर्क्स ऑन एक्शन टू रिएक्शन प्रिंसिपल, हमने भी पढ़ा था। कैचिंग ए बॉल बाय मूविंग हैंड्स बैकवर्ड रिड्यूस फोर्स। कोई बॉल आप कैच करते हैं, है ना, अगर हाथ आप ऐसे करके रखेंगे, ऐसे बॉल आएगी तो कोई गारंटी नहीं है कि बॉल आपके हाथ में रुकेगी। अब उसका फोर्स इस कंडीशन में आप रखेंगे तो आपके फिंगर में अगर बॉल आएगी तो फिंगर आपके टूट भी सकते हैं, फिंगर में चोट लग सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं, रेस्ट में हैं और वो चीज़ मोशन में है। अब आप रेस्ट में हैं तो उसकी मोशन कंट्रोल करने के लिए क्या करें, जो फोर्स में, जिस फोर्स में वो आ रहा है, ऐसे कैच करने के बाद हाथ को हम ऐसे पीछे करते हैं। तो ऐसे पीछे वाली प्रक्रिया होती है, हम हाथ ऐसे पीछे करते हैं या ऐसे नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में देते हैं या ऐसे करते हैं, कैसे भी करेंगे। मतलब जो मोशन में है, जो फोर्स जिस फोर्स में आ रहा है उसको क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं ऐसे करके। जब आप कम नहीं करेंगे तो जो हमारे कैच छूट जाते हैं वो रेडियस नीचे होती है, नहीं पता होता, ऐसे करके करते हैं तो बॉल हमारी इसी यहाँ से ड्रॉप हो जाती हैं, कैच मतलब छूट जाता है ना। जब ऐसे करेंगे, पीछे बैकवर्ड में करते हैं तो मतलब फोर्स को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, बॉल की फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अब आइए इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में जो है एक रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चैप्टर को हम की पॉइंट से देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करके रखेंगे, बहुत काम की चीज़ है, बहुत मेहनत से बनी हुई है, नोट करके ज़रूर रखेंगे, या कुछ चीज़ें मिलेंगी नहीं, ध्यान रखें। मोमेंटम क्या होता है, पी इंटू पी इक्वल टू एम बी होता है।
फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम होता है, ये वाली कंडीशन है ना, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये हमारी होती है फाइनल मोमेंटम, ये होती है इनिशियल मोमेंटम। अभी जब क्वेश्चन करेंगे डी हम इसको समझाएंगे। ये फाइनल होता है, ये शुरू होता है, हमने इसमें पढ़ा है ना मोशन वाले चैप्टर में। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, हमने पढ़ा है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट मोशन, पढ़ा है। फोर्स इज नॉट इक्वल टू मोशन ऑलवेज, कह रहा है कि फोर्स जो है, फोर्स आप किसी चीज़ पर लगा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कर देगा हमेशा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कब करेगा मोशन में, जब अनबैलेंस होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बैलेंस फोर्स क्या करेगा, नो मोशन चेंज करेगा। यही कंडीशन ये है कि जब फोर्स लगेगा लेकिन नो मोशन होगा, अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, मोशन चेंज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखें, मास जब ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है, नोट करके रखेंगे। मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। हैवी, कोई चीज़ भारी है और तेज़ है, कोई चीज़ भारी है और साथ में तेज भी है, तब क्या होगा, मोर मोमेंटम होगा। फोर्स अगर बढ़ता है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स अगर बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। मास अगर बढ़ेगा, अगर मास उसका बढ़ा दिया जाएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं बात को। एक्सीलरेशन यहाँ पे कम हो जाएगा। टाइम अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। टाइम अगर बढ़ता है तो फोर्स धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होता है। आया ना चैप्टर को पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ना है, मेहनत करना है ऐसे ही। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर किए जाएंगे सारे चैप्टर में। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रोप ऑफ ए बस विथ अ रोप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप तो किसी बस की सवारी करते हैं, आपके पास कोई लगेज है। अब उसको ये कहा जाता है कि कोई रोप से उसके फ्लोर पे क्या करते हैं, उसको बांध दें। हमने इसके बारे में पढ़ा है अभी। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि लगेज क्या है, जब बस चलेगी, बस मूव करेगी, लगेज आपका रेस्ट में रहना चाहेगा। बस जब रुकेगी, लगेज आपका आगे आ जाएगा। जब आगे आएगा तो किसी को चोट लग सकती है, या वो नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब उसके रोप छत पे बांधें या उसके फ्लोर पे, है ना, फ्लोर पे करें तो फ्लोर पे क्या करते हैं, सीट वीट के पीछे डाल देते हैं, तो सीट क्या करता है, एक बैंडिंग का काम करता है। लेकिन छत पे बांधते हैं ना, कहते हैं कि रस्सी से बांध दो। क्यों, क्योंकि जब ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या होगा, तो आपका बैग रेस होगा, वो क्या होगा, गिर सकता है ना। यही तो कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा है अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई अ फील्डर पुल्स हिज आर्म्स बैक वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। एक्सप्लेन ये करना है कि एक फील्डर है, वो अपने जब कैच करता है किसी बॉल को तो अपने हाथ को पीछे लेता है। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, बताएं, फोर्स क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। हमने बताया ना अभी लास्ट में, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। इसीलिए कहते हैं सारी चीज़ें नोट करके रखनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें नोट करके रखेंगे, कॉन्सेप्ट ऐसे उठाता है, ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्रिकेट वो जो फील्डर है वो अपने हाथ को पीछे क्यों लेता है। अब ध्यान दें यहाँ पे, जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो एक मूविंग कॉल बॉल जो आती है, बैट्समैन द्वारा हिट की हुई बॉल, अब वो बॉल कितने मौसम में आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, नहीं डिसाइड कर सकते। और जब आप कैच करते हैं उसको, तो कैच करके अपने हाथ पीछे लेते हैं। पीछे करने का मतलब उसमें आप टाइम लगा रहे हैं, समझना ध्यान से। अब वो जो मूवमेंट होती है, अगर वो विदाउट हैंड होती तो वो जल्दी आती। अगर उसको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है, मान लो, अगर वो विदाउट किसी बाउंडेशन के आएगी, जल्दी से आ जाएगी क्योंकि मोशन में है। और जब हाथ के माध्यम से यहाँ से यहाँ तक आएगी तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। तो टाइम आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पीछे करने में टाइम को इंक्रीज कर दिया। जब आपने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या कर देगा, फोर्स को कम कर देगा। तो वही नहीं बात क्लियर में, ये कॉन्सेप्ट करना है कि जब वो फिल्टर पीछे हाथ लेता है तो फोर्स क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बिफोर कोलिजन होता है, आफ्टर कोलिजन होता है। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ वही कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या देखेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई सिस्टम है, अगर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं अप्लाई है तो सारा का सारा सिस्टम का क्या मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यही तो कहता है। वेयर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट, हमने यही पढ़ा है अभी। द टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, वो क्या होगा, कांस्टेंट में रहेगा।
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब वो कोई एक्शन में नहीं है तो उसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, m1u1, u क्या है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट उसकी कंडीशन है m1u1 प्लस m2v2 m2u2 इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब एक्शन हो जाता है आफ्टर कोलिजन उसके बाद क्या क्या है m1v1 प्लस m2v2, इधर रखेंगे u को क्योंकि पहले है, बाद वाले में रखेंगे v को, ठीक है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर 2 सेकेंड, कह रहा है कि एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे कितने का 5 kg का, कितने सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी फ्रॉम, वो कितने वेलोसिटी में थी 3 मीटर पर सेकंड में थी, वो कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकंड में हो गई, मतलब वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई, पहले क्या थी 3 थी, बाद में क्या हो गई 7 हो गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मतलब हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है ना, फोर्स को फाइंड आउट करना है, मतलब कितना फोर्स उस पर लगा हुआ है। अब ध्यान दें इसको, तो जो फोर्स का फार्मूला होता है हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू एम ए, यहाँ ध्यान दें, पहले पहले हमें ये नोट कर लेना है, हमें क्या निकालना है, हम जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है। अब हमें यम तो पता है, यम क्या है 5 kg है, लेकिन ए नहीं पता, ए नहीं पता इसमें क्या है, ठीक है। ए पहले हम ए को निकालेंगे, एफ को निकालेंगे, पहले ए को निकालेंगे। अब हमारा पहले गिवन क्या है, ये हमारा स्टेप हो गया कि हमने निकालना है क्या है वो ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। अब दिया क्या है कि m जो है यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, m इक्वल टू कितना है 5 kg है, और t कितना है 2 सेकेंड है। इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जहाँ से बढ़ रही है वो हमारी u है, यहाँ से बढ़ रही है 3 मीटर पर सेकंड से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से बढ़ रही है, जहाँ से बढ़ेगी वही वही u होगा। इंड कहाँ पे हो रही है 7 पे हो रही है ना। अब यहाँ से हमें पता है a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये होता है, यहाँ से a निकल जाएगा, v क्या है 7 है, 7 माइनस u क्या है 3 है, डिवाइड बाई टी है 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ गई 2 किसकी a की, a की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हम ये निकाल सकते हैं कि f इक्वल टू m कितना है 5 है, और a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और कितनी आ गई 10, फोर्स मतलब कितनी होता है न्यूटन में होता है, 10 न्यूटन का फोर्स इसलिए अप्लाइड हुआ। कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितने में आया है, आ रहा है ना समझ में, ऐसे ही अप्लाई करना है। विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, मतलब किस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, किसको ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता है, किस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है। एक्सिलरेटिंग ऑफ ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलेटिंग मतलब ए का वैल्यू दिया है और यम की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है 4 kg यम दिया है और एक्सिलेटिंग क्या है 2 है, तो यहाँ दो कंडीशन निकल के आ रही हैं। हमें दो चीज़ें देखनी है, किस पे जो 2 kg का है उस पर ज़्यादा लग रहा है या जो 4 kg का है उस पर ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ से F1 को पहले देखेंगे, F1 क्या है पहले 2 है, और 2 पे कितने का लग रहा है 5 का लग रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन का लग रहा है यहाँ पे, है ना। अब जब ये आप F2 निकालेंगे तो F2 के लिए क्या हो जाएगा 4 आएगा, और इधर कितना लग रहा है 2 का लग रहा है, तो 8 न्यूटन का आ गया, ज़्यादा कौन है 10 है, तो जो 2 kg का रिक्वायर होगा वही क्या होगा 2 kg रिक्वायर मोर फोर्स, 2 kg को क्या है मोर फोर्स है। यहाँ ध्यान दें, ए मोटर कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, कह रहा है जो वेलोसिटी है वो इतनी वेलोसिटी से रन कर रही है, ठीक है। अब वो ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकंड का टाइम लेती है रुकने के लिए, ठीक है। अप्लाइड कैलकुलेट द फोर्स एक्सटेंडेड इफ द मास इज ये 1000 है। अब फोर्स निकालना है, फोर्स क्या होता है एम ए होता है। अब फोर्स निकालना है, एम की वैल्यू कितनी है 1000 है, लेकिन ए नहीं पता, ए नहीं पता है ना। तो जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या गिवन है यू है, क्योंकि वो इतने से चलना शुरू कर रही है, इतने से चल रही है, इतने से मूव कर रही है, यू इक्वल टू है 108
किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 108 मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे, ये करेंगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, है ना। ये हमारी यू आ गई। अब वी क्या है, जीरो है। वी क्या है हमारा, जीरो है, क्योंकि वो रुक जाती है, रुकने कंडीशन कुछ नहीं दिया गया, जो नहीं गिवन है वो क्या मान लेते हैं, जीरो है। जो रुक जा रही है 4 सेकंड में वो रुक जा रही है, रुकने कंडीशन कुछ नहीं दिया है, तो क्या है, वो जीरो पे रुक जा रही है। फोर्स निकालना है एक्साइटेड बाय द मास। मास क्या है, ये। अब ध्यान दें, हमें ए निकालना होगा पहले। यम तो पता है, यम हमारा है 1000 kg का। अब हमें ए नहीं पता है। ए इक्वल टू होता है वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। वी कितना, ए इक्वल टू आ गया, वी है हमारा जीरो, यू कितना है 30 है, टी हमारा है 4। टी हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ रखेंगे 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 7 जा 28 प्लस 0.5 आ जाएगा, ये आएगा माइनस में। अब ये ए की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड में, ये क्या आ गई, माइनस में वैल्यू आ गई। अब यह वैल्यू यहाँ रखेंगे। एफ इक्वल टू एम है 1000 मल्टीप्लाई 7.5, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, 100 आएगा, है ना। इसका 3 पॉइंट इधर आएगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, 75 100, ये आ गया न्यूटन। और किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू माइनस में है, तो ये वैल्यू किस में आई, माइनस में आ गई। जब माइनस में आएगी इसका मतलब क्या है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ये मतलब क्या कर रही है, फोर्स को अपोज करेगी। अब बताएं, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतने में होगा है। अब इसमें बताएं कठिन क्या है, हार्ड क्या लग रहा है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, बस जितना हमने बताया कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जो निकालना है उसको नोट कर लेंगे, क्या गिवन है उसके बाद सेट करना शुरू करेंगे, ठीक। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity 150 मीटर पर सेकेंड from a pistol of mass 2 kg, what is the recoil velocity of the pistol। ये कंडीशन क्या कह रहा है, आफ्टर फायरिंग, है ना, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये कंडीशन हमारी आफ्टर कोलिजन है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो उसकी मोमेंटम होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट में होती है। कैसे, क्या होता है कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू 0, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। बिफोर कोलिजन बोलेगा m1u1 प्लस m2u2, ये आफ्टर वाली बात कर रहा है, क्योंकि फायर हो चुकी है, देखो हॉरिजॉन्टली फायर्ड। तो 20 ग्राम को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, आ गया केजी में, ठीक है। v1 हमारा 150 है, m2 हमारा कितना है, पिस्टल के लिए 2 है, पहले बुलेट के लिए है फिर पिस्टल के लिए है। m2 और v2 हमें क्या करनी है, ये निकालनी है ना। अब m1 का मान क्या है, 0.02 मल्टीप्लाई v1 क्या है 150 है, प्लस m2 क्या है 2 है, और v2 निकालनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि ये आपका कितना आ जाएगा, 3 आया, है ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 यूनिट आएगा, तो ये 3 आ गया, प्लस का होगा 2 v2 इक्वल टू 0, मतलब 2v2 इक्वल टू माइनस का 3, v2 इक्वल टू -3/2, मतलब 1.5 क्या आया, माइनस में आया, ठीक है। ये आपकी v2 आ गई कि माइनस में। आगे देखें, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कह रहा है, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम भी होता है। m क्या है 200 ग्राम है, अब ग्राम है तो किलोग्राम में ले जाना होगा। जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, 200 ग्राम को किलोग्राम में ले जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.2 किलोग्राम, मतलब 0.2 किलोग्राम इंटू वी के मान क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 5 2 10,
मतलब 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ये इतना मोमेंटम चाहिए होगा इसको। वाई डू वी फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। कह रहा है कि आप आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं जब बस रुकती है। जब बस रुकती है, ब्रेक लगाती है, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हैं या फिर झुक जाते हैं। अगर आपने होल्ड नहीं किया है तो आप गिर जाएंगे। क्या होता है उस कंडीशन में कि बस हमारी मूव कर रही है, तो बस के साथ हम भी मूविंग में हैं, मतलब हम भी मोशन में हैं। तो क्या होता है, अब बस ने क्या किया, अपने कंडीशन को रेस्ट में कर दिया। जब वो मोशन डिफरेंट हो गया, वो रेस्ट में हो गई, हम मोशन में ही हैं, तो हम आगे हो जाते हैं। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, किस रीजन से गिरते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, देन वाई डोंट दे कैंसिल ईच अदर आउट। कह रहा है एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, तो वो एक दूसरे कैंसिल क्यों नहीं करते। कैंसिल कब होंगे, जब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब वो कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। गन और बुलेट का कंडीशन देखेंगे तो गन पे अलग है, बुलेट पे अलग है। दोनों पे अलग अलग, दोनों का अलग अलग मोमेंटम है, दोनों पे अलग अलग फोर्स लगते हैं, दोनों का अलग अलग एक्सीलरेशन है, दोनों का अलग अलग वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो इस पे क्या लिखेंगे, दे आर वर्किंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्लिपरी रोड और अ सैंड। कह रहा है कि हमें चलना मुश्किल होता है एक स्लिपरी फ्लोर पे या सैंड में, मिट्टी में। क्यों, अब हम जब चलते हैं तो किस रीजन से चलते हैं, फ्रिक्शन से चलते हैं, सबको पता है। इफ वी कैन वॉक देन वी नीड टू फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक। नोट करेंगे कि जब स्लिपरी फ्लोर होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, लो होगा। जब फ्रिक्शन लो होगा तो हम चलने में दिक्कत होगी, स्लो चलेंगे, बचा के चलेंगे ना उस चीज़ पे कि कहीं गिर ना जाएं। बहुत आराम आराम से कदम को बढ़ा के रखेंगे, आराम आराम से चीज़ों रखेंगे, अपने आगे वाले जो पंजे हैं उसको ऐसे धंसा के ऐसे इस आकार में करके चलेंगे ताकि हम गिर ना जाएं। है ना, सभी लोग करते हो, ये कॉमन सेंस की बात है। संड वाली बात आती है, संड में कैसे नहीं चल पाते, जो नॉर्मल मिट्टी होती है, विदाउट मिट्टी, है ना। तो हम जब चलने का काम करते हैं तो उसको पीछे करने का काम करते हैं, जहाँ हमारा पैर रखते हैं उसको पीछे करने का काम करते हैं, तो हम आगे जाते हैं। लेकिन जब ठंड में चलते हैं तो वो पीछे नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होते हैं, वी हैव टू पुश, वी आर पुशिंग, हम पुश कर रहे होते हैं, वी आर पुशिंग द संड। हम संड को पुश कर रहे होते हैं, ना कि पुल कर रहे होते हैं उसको। हम संड को पुश कर रहे होते हैं, ना कि उसको बैक कर रहे होते हैं। अब संड को बैक करना और पुश करने में डिफरेंट है। जब आप पुश करेंगे मतलब उसको दबा रहे हैं, तो आप आगे थोड़ी जाएंगे, दबा के आप आगे जाएंगे, स्लो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, मुश्किल होती है। ठीक है, ये थे कॉन्सेप्ट इसके। क्या लिखेंगे, जब स्लिपरी फ्लोर होगा तो उसका फ्रिक्शन लो होगा, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत होती है। और संड में चलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, वी आर पुशिंग द संड, नॉट द बैक संड, एंड वी आर एबल टू वर्क विथ रिस्पेक्ट टू बैक द संड। जब बैक करेंगे, पीछे करेंगे, तब वो चीज़ें होती हैं, हम फॉरवर्ड जाते हैं। तो ये अपना पूरा चैप्टर था। इस चैप्टर में कोई डाउट्स अगर आपको हों तो उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन आपका ही है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सारी अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों, तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं और आपको लगे कि हाँ ये यूज़फुल है आने वाले एग्ज़ाम में, मैं बता रहा हूँ जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के, और सारे आने वाले पॉइंट्स हैं। कॉन्सेप्ट यहीं से उठते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछ लेगा एग्जाम्पल के साथ, तो आप उस वजह से उस टाइम पे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी के साथ जो है शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं ग्रेविटेशन को लेकर। ग्रेविटेशन कि आप उस ग्रेविटेशन को भी देखने के बाद, जैसे आप इसको नहीं भूलेंगे वैसे ग्रेविटेशन को भी देखने के बाद आप दोबारा ग्रेविटेशन नहीं पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले लेसन में ग्रेविटेशन को लेकर।